आप देख रहे हैं तज्जियों, तबसरों और अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे मुस्तनद और मोतबर न्यूज शो दुनिया महर बुखारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं महर बुखारी। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का पहला मरहला मुकम्मल। मुस्लिम लीग नून की 9 नशिस्तों के साथ बड़ी कामयाबी के बावजूद मगर हुकूमत की अपनी ही इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ना सिर्फ इंतखाबात की बल्कि मुस्लिम लीग नून की ही साख पर सवालात उठा दिए हैं। इलेक्शन में संगीन धांधली के इल्जामात आयद करते हुए नताइज रोकने का मुतालबा कर दिया गया है। पहले मरहले के इलेक्शन को मुतनाज़ करने की कोशिश के बाद इंतखाबात के अगले दोनों मराहिल भी खदशात का शिकार हो चुके हैं। पहले मरहले में मीरपुर डिवीजन की 13 नशिस्तों में से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 9 नशिस्तों पर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 4 हलकों में कामयाबी हासिल की, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन नताइज को मानने के लिए तैयार नहीं। मुजफ्फराबाद में पीपल्स पार्टी के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में बिलावल भुट्टो जरदारी ने इंतखाबी नताइज पर शदीद रद्द अमल दिया है। बिलावल का कहना है कि मीरपुर और कोटली के वोट पर डाका मारा गया है। हम अपने वोटों का तहफ्फुज़ करेंगे, 100% सीटें छीन कर रहेंगे। बिलावल ने आज खुल के अपने इत्तेहादियों का स्टेटस चैलेंज कर दिया है और कहा है कि फैसला करना है कि कौमी मुफाद ज्यादा अहम है या नून लीग का मुफाद। हम कौमी मुफाद में साथ खड़े हैं, ना कि नून लीग के मुफाद में। आंखें खोलिए। इन्होंने वही काम किया जो उन्होंने पिछले इलेक्शन में कोशिश किया था। मैं पूछता हूं कि मीरपुर पे फेजेस में इलेक्शन हो रहे थे, आपके पूरा सिक्योरिटी का बंदोबस्त था, सिक्योरिटी का कोई कमी नहीं था, तो फिर 30 के 30 पोलिंग स्टेशंस पे ये कैसे हमले किए? ये सिर्फ तब मुमकिन है जब आप साफ और शफाफ इलेक्शंस करवाने के लिए नहीं, धांधली करवाने के लिए आपने ये फेजेस करवाया। आपने चौधरी यासीन के यहाँ ये 30 पोलिंग स्टेशंस पे डाका मारा, आपने चौधरी इखलाक के यहाँ 10 पोलिंग स्टेशंस पे डाका मारा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन को शहीद किया, खौफ और हरासा के माहौल बना के ये कोशिश किया, ये नाकाम कोशिश किया जो इन्होंने आपसे वोट चोरी किया है, जो इन्होंने मीरपुर के वोट पे डाका मारा है, जो इन्होंने कोटली के वोट पे डाका मारा है। इंशाअल्लाह ताला मैं उनको नहीं छोड़ूंगा और आपको ये वोट दिलवा के रहूंगा। पाकिस्तान ने ये फैसला करना है, कौमी मफाद ज्यादा अहम है कि क्या हमारे लिए, या नून लीग का मफाद ज्यादा अहम है। लग ऐसे रहा है कि हर फैसला कौमी मफाद को तरजीह देने के बजाय नून लीग को मफाद को तरजीह दे रहे हैं। हम खामोश होके ये तमाशा नहीं देख सकते। हम पुरअमन रहते हैं, पुरअमन रहना चाहते हैं, वरना मैं भी सदर जरदारी का बेटा हूं। मैं भी मीर शाहनवाज भुट्टो और मीर मुर्तजा भुट्टो का भांजा हूं। मैं सियासत अगर करना चाहता हूं तो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की तरह करना चाहता हूं, मुझे मजबूर ना करे। बात करेंगे। हमारे साथ मुशीर वज़ीर आज़म बराए सियासी अमूर सेनेटर राना सनाउल्लाह साहब मौजूद हैं। राना साहब बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने के लिए। राना साहब, मैं पिछले एक हफ्ते से आपके इंटरव्यूज़ भी फॉलो कर रही थी, देख रही थी, और आपने बेहतरीन और भरपूर कैंपेनिंग की, साथ रहे, जमात का दिफा भी किया हर मरहले पे और नैरेटिव भी आगे पहुंचाया। लेकिन आपका एक बार एक गिला रहा है, वो मीडिया से रहा है कि हम लड़वाना चाहते हैं, लड़वाना नहीं चाहते, इसलिए आपको सोलो की इन्विटेशन दी है। मगर सर, ये गुजारिश है कि मेरे सवालों का जवाब आज जरूर दे दीजिएगा कुछ क्लैरिटी के लिए। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सर, बिलावल को इतनी सख्त तकरीर क्यों करनी पड़ी? उन्हें सख्त तकरीर इसलिए करनी पड़ी, एक सियासी कारकुन के तौर पे अगर आप मुझसे इसका जवाब ले रही हैं कि 2 अगस्त को दोबारा एक मरहला है इलेक्शन का और एक पूरे डिवीज़न ने, मुजफ्फराबाद डिवीज़न ने वहाँ पे इलेक्शन लड़ना है और वो वर्कर्स कन्वेंशन से वहाँ पे ख़िताब कर रहे हैं। अगर वो वहाँ पे ये कहें कि जी वो मीरपुर डिवीज़न में हम जो है वो 3/4 मेजॉरिटी से जो है वो हार गए हैं, 13 में से 4 हमारे पास हैं, 9 दूसरी तरफ हैं, तो उसके बाद फिर 2 तारीख को उनके तो वर्कर जो है वो घरों से नहीं निकलेंगे। उन वर्करों को यकीन दिलाने के लिए, उनको जोश दिलाने के लिए कि भाई आप फ़िक्र ना करें, उन्होंने पूरी एक स्टोरी बिल्ड की। उसमें जो भी उन्होंने कहा, जो उनके अल्फाज थे, जिधर जिधर भी वो बात को उन्होंने घुमाया, वो उनका एक अपना जो है वो यानी उनका नैरेटिव था। तो कंक्लूड उन्होंने ये किया कि आप फ़िक्र ना करें, वो जो सीटें हमारी 3 उन्होंने छीनी हैं वो मैं वापस लूँगा,
तो उसके वापस लेने पे हम 4 जमा 3 7 हो जाएंगे, वो 9 माइनस 3 जो है वो 6 हो जाएंगे, और आप 2 तारीख को यहाँ पे जो है ना वो पूरा मुकाबला करें और यहाँ पे आप जो है वो अक्सरियत हासिल करें। तो मेरा ख्याल है कि उनकी नज़र में ये एक स्ट्रेटजी बेहतर थी कि लोग इस तरह से जोश में आएंगे, भरपूर हौसले से और पूरी जो है वो कमिटमेंट से जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे। और इट मे बी सो, मैं भी एक सियासी कारकुन के तौर पे समझता हूँ कि शायद इससे उनके कारकुन जो हैं वो जो कल के कुछ दिल बर्दाश्ता हुए हों, अगर हुए हैं तो वो बेहतर कारकर्दगी दिखाने के लिए जो है वो तैयार हो सकते हैं। तो उनकी मेरी नज़र में तो इसके अलावा इल्जाम में सदाकत कोई नहीं है मौक़िफ़ आपकी नज़र में, सिर्फ खून उबालने का या हरकत में लाने का अपने कारकुनों को, ये एक घुमाने की कोशिश है, योर वर्ड, सदाकत कोई नहीं। देखें जो इल्ज़ाम होता है, इल्ज़ाम जो होता है अवाम की अदालत में, उसे अवाम ने जो है वो अगर उस पर बिलीव कर लिया तो वो सच हो गया, अगर बिलीव नहीं किया तो वो झूठ हो गया। वहाँ पे कोई जो है वो केस फाइल नहीं होती, वहाँ पे कोई जो है वो एविडेंस नहीं होती। अगर उनके इस इल्ज़ाम को, इस नैरेटिव को उनके कारकुनों ने एक्सेप्ट कर लिया और 2 अगस्त को उन्होंने पूरा भरपूर इलेक्शन लड़ा और उनका रिज़ल्ट जो है उनकी तवक्को के मुताबिक है कि उनका बयान सच हो गया, अगर ऐसा ना हुआ तो फिर वो झूठ है। तो ये एक बयानिया सर पे जो मैं ये समझना चाह रही हूँ, क्योंकि आप लोगों ने भी भरपूर बयानिए चलाए हैं, बड़े बड़े नैरेटिव्स चलाए हैं, बल्कि आज मरियम बीबी ने तो कहा कि इनके पास बयानिया था नहीं इसलिए मुंह की खाई है, लेकिन बयानियों की बात करते हुए वोट को इज्जत दो, मुझे क्यों न काला, ये भी सारे बयानिए थे, घुमा के बात लाई गई थी जो अवाम ने खरीदी। क्योंकि बिलावल अगर आज कहते हैं कि फैसला करना है कि कौमी मुफाद अहम है ज़्यादा या मुस्लिम लीग नून का मुफाद, और हम कौमी मुफाद में रियासत पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, ना कि मुस्लिम लीग नून के मुफाद में, आंखें खोलिए। बड़ी सख्त बातें हैं सर, नून लीग के मुफाद के नाम पर पाकिस्तान का क्या हाल हो रहा है, कश्मीर के साथ क्या हो रहा है, ये बिलावल आज सवाल उठा रहे हैं। सो इज दिस नो नैरेटिव as Maryam is saying, or is this an amazing narrative? नहीं, ये कोई नैरेटिव नहीं है। अगर 10 तक जो है वो उनको अपने कारकुनों को, अपनी पार्टी को जो है वो मुतहर्रिक रखने के लिए उनको जो भी ज़रूरत पड़े वो बात कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि रियासत की तरफ से, क्योंकि ये जो मौके पे हुआ है वो सभी को पता है ना, सभी को पता है। इलेक्शन जो है वो सुबह 8 बजे से लेके 6 बजे तक हुआ है, सबको पता नहीं कि कहाँ पे क्या हुआ है। हर जगह पे जहाँ कहीं भी कोई मामूली झगड़ा हुआ, इलेक्शन की तो डिटेल्स पे मैं आऊंगी राणा साहब, मगर बिलावल का ये कहना कि पूरी रियासत आपके पीछे खड़ी है और आप उनके रिसीविंग एंड पे हैं एज अ बेनिफिशियरी, क्या ये गलत है? इट मीन्स जीबी में रियासत उनके एंड पे खड़ी थी। इसका तो बड़ा सिंपल सा जवाब है, नहीं ऐसा नहीं है। रियासत जो है वो फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शन खड़ी थी और ऐसा ही हुआ है 2 अगस्त को, और जो मैयज़ कोई लेना चाहता है वो ले, उसका रिज़ल्ट का भी हमें अभी से अंदाज़ा। देखें, जब आप हलकों में अपनी कैंपेन मुकम्मल कर लेते हैं आपको समझ आ जाती है। वहाँ पे सिर्फ 4 सीटें थी, वो 4 सीटें स्विंग थी, और हम जो है वो यही सोच रहे थे कि ये 8-5 का जो है ये अपना जो है ये होगा, ये 7 जो है वो 6 भी हो सकता है, ये 8-5 भी हो सकता है। ये जो 3 सीटों पे ऊपर, जो 4 पे ऊपर मुकाबला था वो स्विंग थी, वो लकीली 3 जो है वो हमारी तरफ आ गई। सर ये स्विंग थी तो फिर इतनी शिद्दत से एक नैरेटिव सर, बिकॉज अब से 2.5 साल के अंदर वी हैव कम इनटू इट, हमने नहीं देखा कि आपको याद दिलाया हो कि आप फॉर्म 47 की हुकूमत हैं, कि आपको ये बेसिकली फरमाइशी या जाली मैंडेट रोज याद दिलाते रहते हैं, ये बातें तो रोज होती रहती। पीटीआई याद दिलाती थी सर, पीपल्स पार्टी ने तो आज पहली दफा थपकी देकर कहा है कि नहीं पीपल्स पार्टी अभी थोड़े दिन पहले ये बजट पे भी कुछ बात हुई थी, तो उस बंद कमरों में याद दिलाते हैं। असेंबली में भी बात हुई थी, नहीं असेंबली में बात हुई थी। ठीक है, बिकॉज सर मैं ये ऑफिशियली इस लेवल पे आके बातें हैं ना, आपको लग रहा है सर कि अगर ये इसी तरह चलते रहे तो ये वफाक के अंदर भी ये तलखी जो है ये आगे ट्रांसग्रेस हो सकती है? नहीं हो सकती, नहीं होगी, क्योंकि कोलिशन गवर्नमेंट जो है वो
अवाम का फ़ैसला है, अवामी अदालत का फ़ैसला है। ये टेन्योर जो है वो आपको कोलिशन गवर्नमेंट में रहना होगा। अगर आप उसको वायलेट करते हैं तो फिर इलेक्शन में जाना होगा। बिल्कुल जाना होगा। तो यू फील कि पीपल्स पार्टी के पास और कोई चॉइस नहीं है? नहीं, इसके अलावा चॉइस स्प्लिट मैंडेट में होती ही नहीं है। नहीं, वो तो पीपल्स इस तरह पार्टी कहते हैं आपको जैसे पता है कि उन्होंने जब सर ये उन्होंने बहुत बड़ा शुरू दिल हुआ जिगरा था, करके ये फैसला किया है रियासत पाकिस्तान के हक नहीं में। नहीं सुन लेना, नहीं सुन लेना कड़वा घूंट पिया है। जब ये शुरू हुआ था नहीं, क्या कड़वा घूंट था। उस कड़वे घूंट में सदारत थी, उसमें गवर्नरशिप्स थी, उसमें बाकी और सारे मामला थे। सर कड़वा इतना था कि बिलावल ने आज एक एक यूनानी शिप फिलोसोफर को कोट किया है सर, और उन्होंने बताया, बड़ी एक फेमस चलें, वो हिस्टोरिक तो ये फिर लाइन है, अपनी- आपने सुनी होगी यकीनन, हिस्ट्रीज मोस्ट पावरफुल इंडाइटमेंट्स है सर ये जी, इंपीरियलिज्म। मैंने पूरी उनकी बात सुनी है। उन्होंने आखिर में जो कंक्लूड किया उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, उसको बिलीव करवाने के लिए उन्होंने ये सारी बातें की। ठीक है, यानी कि उसको मजबूत करने के लिए, यानी कि कोई भी ऐसा आपके ऊपर हाइब्रिड का छापा नहीं है, या फॉर्म 47 का मसला नहीं है, या जाली हुकूमत का मसला नहीं है। वो कहते हैं कि एक ऐसा निज़ाम बिल्ड कर दिया गया है बिलावल जी देखें, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो एक बड़े जमहूरी सोच के नौजवान हैं और एक बड़ी पार्टी के चेयरमैन हैं। उनकी जगह पे कोई और होता तो वो 2 अगस्त के इलेक्शन का बाइकआउट भी कर सकता था। लेकिन अपने कारकुनों को पूरी तरह जो है वो जंग के लिए लड़ने के लिए तैयार करना जो है, आप ये हक भी उनसे तो हम या आप नहीं छीन सकते। सर ये हसीन इत्तेफाक है कि इलेक्शन कमिशन के ऊपर आपकी इलेक्शन कमिशन की आप पे मेहरबानियां पीटीआई को भी दिखती हैं और अब आपके इत्तेहादियों को भी दिखती हैं। ये सारा एक इट्स कोइंसिडेंस। कोई मेहरबानी नहीं, वो तो मेहरबानियों की बात तो करनी हो तो फिर तो कर ली जाती है, लेकिन कोई मेहरबानी बताएं आपके उन्होंने हमारे ऊपर क्या मेहरबानी की है। सर इन इलेक्शंस में आज़ाद कश्मीर के बहुत बड़े बड़े जो है ना सियासी बुर्ज जो भी हैं वो भी उलट गए हैं। आपने कहा कि स्विंग वोट्स की बात आपने की। चौधरी अनवारुल हक जो हैं वो आज़ाद कश्मीर के सदर भी रह चुके हैं। चौधरी मोहम्मद यासीन है, उनका हल्का है। साबिक वजीर हैं आपके जावेद इकबाल, वो भी अपनी तमाम तर नशिस्तों से हाथ धो बैठे हैं। चौधरी मोहम्मद यासीन तो फिर अपनी आबाई नशिस्त से भी हार गए। तो इंटरेस्टिंगली सर एंड वेरी शॉकिंग। नहीं तो आप मुझे बताएं कि चौधरी यासीन जो हैं, हाँ। चौधरी यासीन जो है, इनका जो वो पटवारी अपना रैकेट था वो रात पकड़ा नहीं गया, उसको भी वो रद्द कर रहे हैं। कितना शोर बचा। ये हमने भी हमने नहीं, लेकिन वो तो वीडियो बन गई, वो वीडियो बन गई, पटवारी पकड़ा गया, सारे शहर को पता, पूरे ज़ात की को पता कि ये पटवारी कौन है, वो जिसका घर था शाह साहब वो कौन है। और उसके बाद फिर इतना शोर बचा सोशल मीडिया पे, हमने मीडिया पे आके स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दी। वो चौधरी यासीन साहब के बाकी पटवारी जो थे वो भाग गए, तो इसलिए वो एक जगह पे कामयाब हो गए, दूसरी जगह पे वो हार गए। अच्छा सर मुझे एक बात बताइएगा, बिलावल का कहना कि हमें पहले से ये मालूम था कि दूसरे हल्के में ये हम मजबूत जा रहे थे। ये सर बताइएगा कि अनप्रेसिडेंटेड बात ये है कि हमने देखा है कि 3 मरहले में पहले कभी इधर इलेक्शन नहीं हुआ, वो भी कराया गया। 2000 मजीद सिक्योरिटी की नफरी पहुंचा दी गई, हाई सिक्योरिटी। नहीं तो वो सारी उसके बावजूद सर सुन लेना, कंटेस्टेंट देखें, इलेक्शन कमीशन ने कंटेस्टेंट पार्टी जो है उनके साथ कंसल्टेशन की कि अमन व अमान को पूरी तरह से, वो ठीक है, वो अलहदा बात है कि लोग बड़े जोश जज्बे से निकले और 56% एवरेज है। बाज़ हलकों में वो एवरेज जो है वो 67% तक है। लेकिन ख़दशा ये था कि ये जो एक्शन कमेटी वाले हैं ये निकल आएंगे, ये फसाद करेंगे और लोगों को जो है वो वोट डालने से रोकेंगे, क्योंकि उनका देखें ना, उनका एजेंडा देखें, यानी वो कहते हैं हम सियासी एहतजाज कर रहे हैं तो इलेक्शन में लोगों को वोट डालने से रोक रहे हैं। तो ये अंदेशा था, इसलिए मैं आऊंगी सर। रावला कोर्ट की बड़ी सख्त तरीन और बहुत परेशान खबरें भी सामने आ रही हैं। उसकी इस खदशे के पेश नज़र प्योर और यानी मजबूत और सेफ सिक्योरिटी के लिए जो है वो ये फैसला किया गया कि आप इसको 3 मरहलों में जो है वो करवाया जाए। और पार्टी से कंसल्टेशन के बाद आप देख लें कि जब ये फैसला अनाउंस हुआ है
और उसके बाद किसी ने एतराज़ नहीं किया, सभी को पता था कि ये एक सही कदम है। बिलावल का ये कहना कि याद कर लो फिर मैं भी जरदारी का बेटा हूं और मैं भी उन्होंने फिर अपने मामू भी याद दिलाए हैं, क्या मतलब है इसका राना साहब? ये हमें याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। हम तो उसे बेनज़ीर का बेटा समझते हैं और वो बिल्कुल बेनज़ीर की मगर तरह उन्होंने वो आज सियासत अपनी कर वालदा रहा है। साहिबा अल्लाह जन्नत नसीब करे उनको नहीं याद दिलाया, उन्होंने कहा है मैं आसिफ अली जरदारी का बेटा हूं। नहीं नहीं, उन्होंने उनका भी नाम लिया, उन्होंने कहा कि मैं सियासत वही कर रहा हूँ जो बेनज़ीर यानी भुट्टो कि ने आप की। जरदारी साहब के बेटे में ज्यादा वजन नहीं देख रहे? नहीं, मैं समझता हूँ मुतनब्बे किया है सर। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है ना, वो उनकी जो यानी सियासत का अंदाज़ है, जो उनकी गुफ्तगू है, वो जिस तरह से बात करते हैं, वो ज़्यादा यानी उन पे असर जो है वो बेनज़ीर भुट्टो का है। बहुत अच्छी बात है सर, आई एम वेरी हैप्पी एंड ही विल बी इवन मोर थ्रिल्ड कि आप ये कह रहे हैं, मगर जो उन्होंने आपको वार्निंग दी है वो तो आप खातिर में ही नहीं ला रहे। देखें, ये अगर वो वार्निंग इलेक्शन के कंक्लूड होने 10 के बाद अगर वो लाएंगे, हम बिल्कुल उनके साथ बैठेंगे, एक एक पॉइंट के ऊपर उनको मुतमईन करेंगे। जहाँ जहाँ पे वो कहेंगे हम वहाँ पहले पे तो ये मुतमईन करेंगे साथ कि आपका होंगे। आप इलेक्शन लेजिटिमेट हैं और कमीशन आपका को मैंडेट इंक्वायरी सही है। करवाएं। सर पहले तो ये मुतमईन कर दें पूरी जमात को। वो तो मरियम बीबी को भी चैलेंज कर रहे हैं कि जी, इस्तीफा हमने दो और उनको आके वो- एक हल्का जीत के नहीं, दिखा दो पंजाब नहीं, में। सुन लेना वो जब इलेक्शन होगा तो इंशाअल्लाह ताला वो ये चैलेंज कबूल भी करेंगी और पूरी दुनिया को जो है वो ये मीरपुर के इलेक्शन की तरह हैरान भी करेंगी। लेकिन मामला ये है कि जिस मैंडेट का वो हमें कह रहे हैं कि हमें साबित करें, उस मैंडेट से हमने उनको सदर बनाया है। इससे बड़ा सबूत हम और क्या दें उनको? ये क्या होगी वो ना हमारे 100 वोटों बातों से की सदर एक नहीं बात। बने? उसी मैंडेट से वो सदर भी बने हैं सर, बिल्कुल। और उसी मैंडेट से बहुत ज़्यादा दीगर जो पर्क्स हैं, प्रिविलेजेस हैं, उसको भी इंजॉय किया जा रहा है। एब्सोल्युटली। मगर सर मैं एक बात पे मैंने पहले भी कहा, बड़ी तशवीश है, जश्न मनाया जा रहा है आप लोगों की तरफ से, लेकिन बाकी कश्मीर में क्या हो रहा है ये आप लोग नहीं बता रहे। क्यों कोई वजाहत नहीं दी जा रही? देखिए, वहाँ पे जो लोग इकट्ठे हैं, जिनको वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस ने सर्कल किया हुआ है और उनसे मुतअद्दिद बार ये कहा है कि आप यहाँ पे पिछले 3 माह से इकट्ठे हैं, आपको हर किस्म की सप्लाई, खाना, फल, हर चीज़ मिल रही है, दवाई मिल रही है, तो आप जब तक भी अपने एहतजाज के तौर पे यहाँ पे बैठना चाहते हैं बैठें, और आपको बिल्कुल कतन किसी किस्म की जो है वो ज़हमत जो है वो नहीं होगी। लेकिन आप अगर इलेक्शन वाले दिन मीरपुर की तरफ बढ़ेंगे कि वहाँ पे लोगों को खौफजदा करें और पोलिंग स्टेशनों को जाके जो घेराव करें, नहीं करने दिया जाएगा। अब आप अगर मुजफ्फराबाद जाना चाहते हैं तो नहीं जाने दिया जाएगा। तो अगर वो इस किस्म की कोई कोशिश करेंगे तो वो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज़ का ये फ़र्ज़ है कि उनको रोका जाए। वो कोई लॉन्ग मार्च या कोई जुलूस नहीं निकाल रहे, उनके पास इतना असला है कि मेरा ख़्याल है कि शायद जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज़ हैं उनके बराबर का असला है उनके पास। और वहाँ पे तमाम कल अदम जो सर ये सारे जो रावला कोर्ट में बैठे हैं तमाम के तमाम रॉ एजेंट्स हैं, फॉरेन फंडेड हैं? फॉरेन फंडेड तो हर कीमत पे हैं, लेकिन जिस तरह से अब मिसाल के तौर पे ये जो फितना अल खारिज हैं, तो वो सारे तो हमारे नहीं हैं या पाकिस्तान से नहीं हैं, बाहर से भी हैं। तो लेकिन वो सारे वो हैं जिन्होंने ट्रेनिंग हासिल की हुई है, सारे वो हैं जिन्होंने मुजाहिदीन के तौर पे ट्रेनिंग हासिल की थी और उसके बाद फिर वो मुजाहिदीन सर ये मसला आपकी बात सही है, सारे तो वो नहीं है, बट अब प्रॉब्लम ये है सर, इनकी 26 डिमांड्स आप पहले ही नेगोशिएट कर चुके हैं, इनके साथ पहले बड़ी बैठकें लगा चुके हैं। अब भी इधर एक समंदर है लोगों का, अब उनको पहल में लाना है, उनसे वापस बात करनी है। और ये तो बिलावल कह रहे हैं कि आप क्यों एलियनेट कर रहे हैं इन सबको। बिलावल कह रहे हैं आपने जिंदगी मौत का सवाल बना लिया, 12 सीटें। मैं तो कह रहा था कि 12 सीट एक भी इंसान की जिंदगी से ज्यादा तो एक भी सीट कीमती नहीं है। नहीं, उनका ये मुतालबा ही नहीं है। ये 12 सीटें तो उनका मुतालबा ही नहीं है, वो तो इलेक्शन ही नहीं लड़ रहे। अभी नहीं लड़ रहे ना सर, 13 मुतालबे उन्होंने पिछले दिनों, वो मैं बिलावल की बात कर रही हूँ। बिलावल अब आपसे ये कह रहे हैं कि आपने क्यों इस इलेक्शन के अंदर इतना बड़ा इशू बना दिया और एड्रेस नहीं किया।
बिलावल साहब को ये इन्फॉर्मेशन सही नहीं दी गई। जिस दिन के साथ मुज़ाकरात हुए हैं, उमर नज़ीर कश्मीरी जो है वो उसे मेरे सामने जो है वो ये पूछ लें आप कमरुज़्ज़मान कायरा साहब से। इन्होंने मिन्नत की, इन्होंने कहा कि यार देखो हर चीज़ तो आपकी मान ली है, अब ये जो सीटों वाला मामला है ये आइन में अमेंडमेंट होनी है, असम्बली ने करना है, तो हम इसको असम्बली में ले जाते हैं। आप हमें कोई 7-8 दिन दे दें, ये 9 तारीख जो है, इस 9 तारीख को आप 16 पे ले जाएं, 20 पे ले जाएं। उन्होंने कहा जी नो, हमने इसको एक दिन आगे नहीं करना और आपने शेड्यूल नहीं अनाउंस करना, ये हम आपको बता दें। अगर आपने शेड्यूल अनाउंस कर दिया, क्योंकि शेड्यूल अनाउंस होना था 9 से पहले, वरना वो डेट या वो दिन डेज कम पड़ जाने थे। उन्होंने कहा कि एक अगर आपने शेड्यूल अनाउंस किया तो हमारी 9 जो है ना वो 6 भी हो जाएगी, 5 भी हो जाएगी। ये 30 मई को उनके साथ बात हो रही है और उन्होंने कहा कि आप ये हमने इस दिन को चेंज नहीं करना। ठीक है सर, मैं समझ गई, मुझे पता है ये सारी आपका मौक़िफ़ तो मैं जानती हूँ। नहीं सुन ले, नहीं बिलावल कैसे नहीं जानते? नहीं, मैंने उनको फिर जब बिलावल ने आज कहा है सर कि 12 ये मेरा ख्याल है नहीं, ये कमरुज़्ज़मान कायरा साहब को, मैं उनसे भाई हैं, मैं उनसे बात करूँगा। फिर उनके सामने जब उन्होंने जो उनसे बेग भी किया कि भैया आप इसको आगे करें, तो फिर मैंने उमर नज़ीर कश्मीरी से ऐसे ही बात की। मैंने कहा अगर आप सीटों वाला मुतालबा आपका मान लें तो फिर भी, कहते नहीं हाँ फिर भी हमने हर कीमत पे आना है। अच्छा, और सर आपको किसी जानी नुकसान की इत्तलात मिली है? फिर भी आप वफाकी वजीर के मनसब पे हैं, बहुत हाई लेवल के ऊपर हैं, कोई जानी नुकसान की इत्तलात मिली है? जी मैंने इस बारे में कोई इस्तफसार नहीं किया। ठीक है, और सर ये भी बता दीजिएगा, आखिरी बात, आपने कहा कि बिलावल आपकी बैकिंग किसकी है, आप किसकी पुश पे खड़े हैं या क्यों इतने तगड़े हैं, या आपके मुफाद वर्सेस किसी और का मुफाद, इतना बड़ा उन्होंने, आपने कहा एक बयानिया उन्होंने बनाया है और ज़बरदस्त भी हो सकता है एज अ वर्कर, आप उसके ऊपर तबसरा कर रहे हैं। नहीं कोई नहीं, उनका अपना एक मौक़िफ़ है, बयानिया का आपने शुरू में मौक़िफ़ कह लीजिए, नहीं खड़े। मैं सवाल कुछ और कर रही हूँ। मौक़िफ़ है उनका, वो किसी के मौक़िफ़ या बयानी पे नहीं खड़े। नहीं, वो तो उनका अपना ही मौक़िफ़ है सर, बड़ा नुकसानदेह मौक़िफ़ है जो आपकी लेजिटिमेसी के ऊपर सवाल उठाता है। पीटीआई की तरफ से आता तो अलग बात थी, ये तो अब आपके अपने इत्तेहादी के हैं, मगर के ऊपर सवाल देखें, सवाल ये लेजिटिमेसी के ऊपर सवाल पॉलिटिकल लोग उठाते रहते हैं एक दूसरे के। बहुत बड़ा इल्ज़ाम है सर, ये बहुत बड़ा। वो की कहते हैं कि तो हुकूमत आपका मैंडेट ही नहीं है। इस तरह किसने कहा है कभी कोएलिशन गवर्नमेंट में कि तुम तो सिरे से हुकूमत के काबिल ही नहीं हो, तुम्हारा तो मैंडेट ही नहीं है? ये तो बहुत बड़ी बात है सर। मैं सुन लेना, मैं तो पिछले 30-35 साल से देख रहा हूँ, जो हुकूमत में होती है वो जो अपोजिशन होती है, अपोजिशन हुकूमत का मैंडेट नहीं मान रही होती। सर ये ऑपोजिशन नहीं है ना, ये आपके इत्तेहादी हैं सर, ये कौन सी ऑपोजिशन है? नहीं मान रही होती। हाँ, ये कौन सी ऑपोजिशन तो है? मैंने तो कहा है, मैं भी सहाफत कर रही हूं, ये ऑपोजिशन नहीं है, इत्तेहादी है। तो इत्तेहादी है कह रहे हैं हाँ, कि तुम्हारा तो वो इत्तेहादी है तो उसी मैंडेट। मगर मैं इस बात से आगे निकल गई हूं सर, आप खुद करिएगा इनसे बात, कायल कर तो लीजिएगा। वो हमारे मैंडेट पे इत्तेहादी है ना। हाँ, वो ये कायल कर लीजिएगा कि या तो फिर उतर जाओ या तो फिर मान जाओ, और ये ना करो पब्लिकली। मगर अब ये तो खुल के हो रहा है। मगर मैं जानना आपसे चाह रही हूँ राना साहब कि आपने कहा कि साख, क्रेडिबिलिटी, लेजिटिमेसी, ये सारा एक बयानिया या उनका मौक़िफ़ है। आपने 3000 अरब की जो करप्शन की बात की पीपल्स पार्टी की, वो भी एक नैरेटिव ही था? जी बिल्कुल, हमारा वो सियासी बयानिया था। और उसके पीछे कोई लेजिटिमेसी नहीं है या उसके में वजन है? नहीं, लेजिटिमेसी, अब ये देखें, अवामी अदालत में जब अपना अवामी अदालत में गलत बयानी तो नहीं कर सकते ना, तो वहाँ पे नहीं, अवामी अदालत में गलत बयानी नहीं करते, लेकिन अवामी अदालत में अपना मौक़िफ़ जो है वो आप पूरी जो है वो सच्चाई से, यकीन से जो है वो पेश करते हैं। तो आप अपने मौक़िफ़ पर डट के खड़े हैं? जिन लोगों ने हमें वोट दिया उन्होंने हमारे अपने डट के खड़े हैं, और जिन लोगों ने हमारे मौक़िफ़ पे हमें वोट दिया है, कोई तकरीबन 2 लाख के करीब हमें वोट वहाँ पे पड़ा है, तो उन्होंने हमारा मौक़िफ़ जो है वो तस्लीम कर लिया। जिन्होंने पीपल्स पार्टी को कोई 90,000 के करीब वोट मिला है, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। बाकी जो आज़ाद लोगों को मिला है तो उनके मतलब कहा नहीं जा सकता कि उन्होंने हमें रिजेक्ट किया है या एक्सेप्ट किया। बिल्कुल आपकी बात सही है सर, मगर मैं ट्रूली आखिरी सवाल पूछूंगी, क्योंकि ये भी बड़ी परेशान कुन बात है सर। एक लिटरेसी रेट हमारा बहुत ही बुरा है, कोई इट्स नथिंग टू बोस्ट अबाउट। एक ऐसे लिटरेसी रेट में
आप लोग कहें कि एक हमारी अवामी नैरेटिव है, अवामी बात है, कोई किसी को कह दे ये तो लेजिटिमिटी नहीं, इसका मैंडेट ही नहीं, दूसरा उठ के कह दे 3,000 अरब इसने चुरा के बाहर पहुंचा दिए थे। ये इतनी लाइटली बातें हमें करनी चाहिए सर? जिम्मेदारी से ये बातें नहीं होनी चाहिए? बेहतर नहीं है? देखें बात नहीं, देखें कल हम ये कहते हैं ना कि पढ़े वो जो लिखे जेल में लोग बैठे हैं सर, इमरान खान वो भी कह दे मैंने जो उनको लहराया बहुत- था बस अवाम को नहीं, बताने के लिए सुन- लहराया था मेमो, उसमें तो वो जेल पहुंच गया। तो उन्होंने 35 पेंशनों के मतलब क्या कहा था उन्होंने? हाँ वो तो पुरानी हुई ना बात, उसके लिए तो जेल में नहीं बैठा। वो नहीं तो पुरानी तो ऐसे ही है ना। मैं फिर तो समझना चाह रही हूँ कि एक अवामी जलसे में क्या क्या बंदा कह देता है। आरओज के इलेक्शन को मतलब क्या कहा था? देखिए बात यह है कि जो बात आपने अवाम के एतमाद को हासिल करने के लिए अवामी अदालत में जो बात आपने जो है वो कहनी होती है, वो अवाम का बिलीव है। अगर वो आपको जो है वो समझते हैं कि आप गलत हैं, तो आप जितने मर्ज़ी सच्चे हों तो फिर आप गलत ही हैं। और आपको अगर वो समझते हैं कि आप सच्चे हैं, लोगों का बिलीव है Absolutely कि agree आप with you, sir. दयानतदार Strictly हैं, speaking in आप भले politics. जितने भी But बेईमान sir, हो, बिल्कुल इसका सही बात है कोई आपकी। उस पर असर नहीं पड़ता। सर बट विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पांसिबिलिटी, पॉलिटिक्स तो कहीं तो में जो है जिम्मेदारी लेनी होगी बयान के ऊपर। वो इम्प्रेशन होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ राना किसने जिम्मेदारी लेनी? राना साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे, आपने गुफ्तगू सुनी। बहुत सख्त एक पहला मरहला जो है वो अबूर किया है पीपल्स पार्टी और PMLN ने, एंड नॉट विदाउट कंट्रोवर्सी। अभी भी हम ये देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी सीखपा है और कह रही है कि इसको ईजिली लाइंग डाउन नहीं लिया जाएगा। इससे पहले मुजफ्फराबाद में भी मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि इलेक्शन अभी से मुतनाज़े हो चुके हैं, मुतनाज़े मैंडेट हुआ तो मसाइल हल करना मुश्किल हो जाएगा। और आज भी बिलावल ने एक कदीम यूनानी फ़लसफ़ी का कॉल दोहराया नाज़रीन, टू रॉबरी, बुचरी एंड रेपिंग दे गिव अ लाइंग नेम ऑफ एम्पायर, दे क्रिएट a desolation and call it peace। यानी डकैती, कत्लेआम और लूटमार को वो एक खूबसूरत नाम देते हैं, सल्तनत, एम्पायर। वो हर चीज़ तबाह कर देते हैं और फिर इसे अमन कह देते हैं। ये जुमला तारीख में साम्राज्य यानी कि इम्पीरियलिज्म पर की जाने वाली सबसे ताकतवर तंकीदों में से एक समझा जाता है नाजरीन। और इसका मतलब ये है कि बाज़ सल्तनतें अपनी ताकत मुकम्मल तबाही, कब्जे और लोगों को झुकाने के ज़रिए कायम करती हैं। और हकीकी अमन का मतलब हमाहंगी, जस्टिस, इंसाफ, सुकून होता है। लेकिन ऐसी एम्पायर्स और सल्तनतें अमन से मुराद सिर्फ और सिर्फ ये लेती हैं कि उनके खिलाफ हर किस्म की मज़ामत ख़त्म कर दी जाए। अब इस कॉल का बुनियादी पैगाम यह है कि साम्राज्यी ताकतें अपने पुरतशद्दुद जराइम जैसे कि लूट मार हो, कत्ल हो, कब्जा हो, सबको अच्छे और बावकार अल्फाज जैसे कि हुकूमत, जमहूरियत या निज़ाम के पीछे छुपा देती हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि बिलावल को क्यों ज़रूरत पड़ी to quote this philosopher at this point in time? This is an extremely strong position जिसको बहुत लाइटली लिया जा रहा है हुकूमत की तरफ से। अभी आपने राना साहब को भी सुना, उन्होंने कहा कि एक नैरेटिव है लोगों का को जोश में लाने के लिए, अपने वर्कर्स को। अब बिलावल भुट्टो के तहफ़्फ़ुज़ात पर वज़ीर आला पंजाब ने बड़ी बहन की तरह आज बिलावल को नसीहत भी दी है। उनका कहना है बिलावल साहब को कि अपने बयानिए पे काम कीजिए, अपनी परफॉर्मेंस पे काम कीजिए, कारकर्दगी पे तवज्जो दीजिए, मजीद मेहनत कीजिए। 17 बरस से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुसलसल हुकूमत कायम है, लेकिन इसके बावजूद पीपल्स पार्टी अवाम को सिंध का कोई नुमाया तरक्याती मंसूबा बता नहीं सकी। आपको GB में अवाम ने आपके हक में फ़ैसला किया। मुस्लिम लीग नून ने बहुत फराख दिली के साथ खुश होकर आपकी कामयाबी को एक्नॉलेज किया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने आपको मुबारकबाद दी और आपको हुकूमत बनाने की दावत दी। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में आप जीत गए, वहाँ धांधली नहीं। AJK का इलेक्शन आप बुरी तरह हारे तो वहाँ पर आपने धांधली का इल्ज़ाम लगाया। आपके जलसे भी खाली थे, आपके जलसों में अवाम ने पार्टिसिपेट नहीं किया। आपको अपने नैरेटिव पे मेहनत करनी चाहिए थी, आपको अपनी परफॉर्मेंस पे मेहनत करनी चाहिए थी। ना आपके पास नैरेटिव था, ना आपके पास कोई प्रोग्राम था AJK के अवाम के लिए, ना ही आपके पास अपनी परफॉर्मेंस थी और ना ही आपके पास अपनी गवर्नेंस का कोई रिकॉर्ड था। सूबा सिंध जहाँ तकरीबन 17 साल से मुसलसल एक जमात की हुकूमत है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। सिंध का कोई प्रोजेक्ट बताने के लिए आपके पास कुछ नहीं था, कोई मवाद नहीं था। आपने अवाम को अपनी परफॉर्मेंस नहीं बता सके। वहाँ पे जहां भी मैं गई वहां मैंने एक ही बात सुनी कि हमें वो वाली सहूलियात चाहिए जो पंजाब में है। अगर आपने आज वोट लेना है तो आप रो धो नहीं सकते। आपने
PMLN पे अटैक किया, आपने बिलो द बेल्ट अटैक किया अपने से बहुत बड़े कायदीन के ऊपर। वोटर्स ने जो फैसला किया है, मुस्लिम लीग नून को जो वोट दिया है, वो उन्होंने वो ग्रीन बस को वोट दिया है, उन्होंने अपनी छत अपना घर को वोट दिया है, उन्होंने अपना खेत अपना रोजगार को वोट दिया है। आपने सारा ब्लेम फेडरल गवर्नमेंट में डाला। ये कंप्लीटली कन्वीनियंटली आप भूल गए कि पिछले 1 साल से वहाँ पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और पीपल्स पार्टी ही के दौर में वहाँ के हालात ख़राब हुए, कारकर्दगी आपके पास है नहीं और अब आप धांधली का रोना रो रहे हैं। आप अपनी तवज्जो जो है वो सिंध को बेहतर करने में ज़रूर मरकूज करें, आप सिंध की सड़कों को बेहतर करें। सब एक ही बात करते हैं कि हमें भी पंजाब जैसा सिंध चाहिए, हमें भी लाहौर जैसा कराची चाहिए। अगर आप थोड़ा सा मेहनत कर लें, थोड़ा सा फोकस करें तो आपके सिंध में भी बहुत बहुत पोटेंशियल है। इंशाल्लाह सिंध भी बहुत तरक्की करेगा। इसी हवाले से बात करेंगे एक वक्फे के बाद। शर्जील इनाम मेमन से सीनियर वजीर हैं सिंध के, स्टे विद अस। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन साहब मौजूद हैं। शर्जील साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने के लिए। आपको भी दावत अलग दी है सर, बिकॉज मैं ये जानना चाहती हूँ, समझना चाहती हूँ कि आप जिस बात के ऊपर आज आग बगोला है आपकी जमात और आपके चेयरमैन साहब, उसमें हकीकत कितनी है और खून उबालने के लिए वर्कर्स का एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी कितनी है। अभी राना साहब को मैं इंटरव्यू कर रही थी, वो सिर्फ इसे एक बयानिया कह रहे हैं। बड़ी स्केदिंग और सख्त रिमार्क्स आज आपके चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने दिए हैं। फरमाए दीजिएगा सर। उसके बाद उसके जवाब में मरियम साहिबा ने भी बड़ी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, पहले मुझे बता दीजिएगा सर कि एज ऑफ राइट नाउ आप लोगों का जो गिला है इनकी लेजिटिमेसी और साख के हवाले से, वो सिर्फ एक नैरेटिव है या वाकई अब आपको ये बात खटकना शुरू हो गई है कि इनको तो होना ही नहीं चाहिए इधर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मेहर साहिबा। जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज एक बात कही है और उनको आज बड़ा उन्होंने तफसीली बयानिया दिया। उन्होंने कहा है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो हालात चल रहे हैं, हमें ये देखना है कि जो मासूम कश्मीरी हैं, मजलूम कश्मीरी हैं, वो अपनी मर्जी से अपनी वोट कास्ट कर सकें और उनके मैंडेट का एहतराम सबको करना चाहिए, बशमूल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PMLN। लेकिन जो PMLN जिसकी इस वक्त जिस तरह बैठे हुए हैं, वो एक फॉर्म 47 के जरिए, एक धांधली ज़्यादा हुकूमत के जरिए, एक इस तरह की हुकूमत के जरिए जिसमें काबिज आके कोई बैठ जाता है, कोई किराएदार आके बैठ जाता है, तो वो चाहते हैं कि उसी तरीके से फॉर्म 47 वो कश्मीर में उनको मिल सके। सर वो एक सेकंड के लिए इधर शर्जील साहब रुक जाएं। आपकी बात के अंदर मैं नहीं कहूंगी कितना दम है कितना नहीं है। उन्होंने भी एक बात की, अवाम जानती है। मैं भी ये कहूंगी कि अवाम जानती है कि किस में कितना दम है। मगर सर इस पूरे निज़ाम में जिसको आप आज आईना दिखा रहे हैं, उसके बहुत बड़े पर्क्स और प्रिविलेजेस के रिसीविंग एंड पे तो आप खुद हैं सर। ऐवान सदर में आप लोग बैठे हैं, तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं, फिर वो कहते हैं GB इलेक्शन भी तो जीत गए हो, तो तब आपकी पुश पे कौन सी रियासत थी तो बताइए। लेकिन GB सीट पे तो हमारी सीटें अगर आप देखें तो हमारी 10 में से सीटें फिर कम की गई। अच्छा, हमारे तो सादा GB अक्सरियत में के आप वहां थे उधर। हाँ नहीं बिल्कुल। और आप देख लें, अगर मैं आपको जो पाकिस्तान का सबसे बड़े में बड़ा TV चैनल, उसकी रात की ट्रांसमिशन देखें, उन्होंने खुद रिपोर्ट किया था कि अभी जब सीटें गिन रहे थे तो 10 सीटें हो चुकी थी, फिर हमारी कम की गई हैं। लेकिन उसको भी अलग छोड़ देना। आपने कहा कि मैं सिर्फ आपसे एक बड़ी बात समझना चाह रही हूँ। GB को छोड़ दीजिए, हो गई उधर, आप लोग ने खुश उसलूबी से हुकूमत बना ली। वो ख्वाहां थे कि आप इधर भी इनके साथ बना लेते, आज मरियम साहिबा ने कहा। बट सबसे बढ़कर सर, आई रियली वांट टू नो कि क्या चीज़ें सेक्रेड होती हैं इस मुल्क में और क्या नहीं होती। बिकॉज अभी जो इंटरव्यू मैंने किया है, मुझे लग रहा है कि आप लोग जलसों में जाके जो दिल करता है कह देते हैं, जो दिल करता है तकरीर में कर देते हैं अपने वर्कर्स का खून उबालने के लिए। अगर आपको वाकई यकीन है कि इधर मसला है, मैंडेट का इशू है, या फॉर्म 47 याद कराना है, या कुछ और फरमाइशी बातें करनी है, आप इस पोजीशन में हैं कि आप वजीर आजम को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए फिर चैलेंज करें सर? इज इट ऑन द कार्ड्स? देखिए, वो पार्टी की लीडरशिप ने फैसला करना है कि कब क्या किस तरीके की जो सियासी हिकमती अमली इस्तेमाल करनी है। मैं एक बिल्कुल वाज़ेह बात कर रहा हूँ। आपने कहा कि जी आप रिसीविंग एंड पे हैं, हमने कोई रिसीविंग एंड पे नहीं है। अगर ऐवान सदर रिसीविंग में एंड नहीं है आप? मैं कंप्लीट मैडम, बात यह है कि एक जब 2024 के इलेक्शन हुए, उस 2024 के इलेक्शन में हमने कहा कि जी हम PTI से भी बात करेंगे, PMLN से भी बात करेंगे। PTI में के जो चेयरमैन है, उन्होंने मना कर दिया कि जी हम किसी से भी बात नहीं करना चाहते। तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी कि पार्लियामेंट कंटिन्यू करे। और अगर हमारे उस वक्त किसी किस्म की लालच होती तो हम बैठ के जो फार्मूलाज बन रहे थे कि जी आधी आधा आधा टेन्योर आप हुकूमत करें, आधी टेन्योर आप हुकूमत करें,
फेडरल मिनिस्ट्रीज हमें मिल रही, तो हमने क्यों फेडरल मिनिस्ट्रीज नहीं ली? तो कता कलामी माफ सर, आप कह रहे हैं कि एक कता कलामी माफ सर, आप कह रहे कंप्लीट हैं जी जी कर लें। कंप्लीट कर दी। तो फिर हमने यही कहा कि जी हमें कोई मिनिस्ट्रीज वगैरह नहीं चाहिए, ना ओहदों की हमें कोई लालच है, और हम उसको नहीं करना चाह रहे। तो उसमें फिर हमने कहा कि जी पार्लियामेंट अपना तसलसल बरकरार रखे, क्योंकि पहले केयर टेकर में भी 9 महीने लग चुके थे और इलेक्शंस नहीं हुए थे, और जनरल इलेक्शन में वी डोंट वांट कि भी अब फिर कोई जो है पार्लियामेंट में कोई भी पार्टी गवर्नमेंट नहीं बना सकती और फिर दोबारा पार्लियामेंट को तहलील कर दिया जाए। हमने सिर्फ उसको देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए हम हुकूमत में शामिल हुए। और जहाँ तक प्रेसिडेंट की बात की, यस, हमने फिर जब इलेक्शंस हुए, प्रेसिडेंट की टेन्योर कंप्लीट हुए, तो हमने उसमें कॉन्टेस्ट किया, पार्टिसिपेट किया। तो इस तरह उसमें कोई मतलब वो कोई बहुत बड़ा पर्क नहीं, आपको एक आईनी, एक सेरिमोनियल पोस्ट है जिसका कोई फंक्शन नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। उनको वो चीज़ चाहिए तो हमें बता दें, लेकिन मैं बिल्कुल वाज़ेह तौर पे बता दूं कि हमें मतलब अगर गवर्नमेंट लेने का शौक होता, वजारतों का शौक होता, तो हमें उस वक्त ऑफर्स थी कि जी 2.5 साल वो जी जी, करे मैं इस हुकूमत। बात से मैं जानती हूँ, इस बात को आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, ये बात दुरुस्त है। तो सो आप पीपुल्स पार्टी के ग्रेस भी देखें। पीपुल्स पार्टी ने कहा कि ना हमें वजारतें चाहिए, ना वजारत उस्मा मैं समझ चाहिए। गई सर, एंड आई एम टेलिंग यू, आई एग्री विद यू एज अ जर्नलिस्ट एज वेल, आई बैक व्हाट यू सेइंग, ये बात दुरुस्त है आपकी। मगर मैं ये समझना चाह रही हूँ कि आप कह रहे हैं कि एक जुर्म हुआ और निज़ाम के तसलसल के लिए हम शरीक जुर्म हो गए, नंबर 1। नंबर 2 सर, आप कह रहे हैं कि हमारे पास एक चॉइस थी। फॉर इंस्टेंस मैं रीवर्ड कर देती हूँ, गुनाह था, चॉइस थी, गुनाह कबीरा हो या गुनाह सगीरा, तो आपने फिर चॉइस मेक कर ली। इज दैट राइट सर? नो, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको बता दूं, जब 1990 में इलेक्शन हुई थी और आईजीआई बनाई गई, तो इसी तरीके से जिस तरह की ये फॉर्म 47 मैं कह रहा हूँ, ये पीएमएलएन की हुकूमत, मियां नवाज शरीफ साहब उस आईजीआई में जिस तरह फिर अगेन चोर दरवाजा इक़्तिदार का था, उसमें आए। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का मैंडेट चोरी किया गया। पीपुल्स पार्टी के पास सिर्फ 17 सीटें थीं। पीपुल्स पार्टी के लोगों ने, जो उस वक्त की क़यादत थी, उन्होंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा को कहा कि आप असेंबलियों में ना जाएं, आप रिजाइन कर लें। डिस्पाइट के उनको पता था कि जी 17 सीटें सिर्फ हमें दी गई हैं, हमारे मैंडेट पे डाका डाला गया है पूरे पाकिस्तान में। बीबी ने कहा नहीं, मैं पार्लियामेंट में को कंटिन्यू करना चाहती हूँ। तो वो लेगेसी पीपुल्स पार्टी ने रखी है कि, और अभी भी बताओ, अगर अगर पीटीआई और पीएमएल आपस में हुकूमत बनाते, सर आप फिर तो से री हमने तो, इलेक्शन के लिए चले जाते, मजबूरी क्या थी? यस, दिस इज गुड क्वेश्चन। मजबूरी ये थी कि पहले जो 3 महीने में इलेक्शन होने थे, उसको 9 महीने लगे। तो खदशात आपको भी पता है केयरटेकर कितना लंबा चला। खदशात यही थे कि अगर ये नहीं सर होता आप है, लोगों की वजह से इतना टाइम लगा था, मगर आज आप ना ना उसको ना, कोट कर रहे नहीं हैं नहीं, अपने दिफा में। मैं आपको बता दूं, देखिए कि अगर हम लोग वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते और उसको कोई ना किसी गवर्नमेंट को, हम तो हमने पीटीआई को भी ओपन ऑफर की थी, नहीं सपोर्ट करते, तो होता क्या कि इलेक्शन फिर शायद ना होते। होते ही ना। हमें हम फील कर रहे थे, एक पॉलिटिकल लोग हैं, हमें एक फीलिंग थी। और हमने महसूस कहा किया कि जी था। निजाम का तसलसल रहे। तो मोहतरमा बेनजीर साहिबा ने भी जब पहले सिर्फ 17 सीटों पे उसको एक्सेप्ट किया कि ठीक है हम बैठे हैं, तो इसमें ये नहीं कि कोई गुनाह कबीरा है, गुनाह सगीरा, उस नीयत से बिल्कुल नहीं थी। अगर आप आज समझते हैं ठीक है कि इनके पास है, कल को अगर पीटीआई आके बैठती और वो बात करता, मुझसे भी बात करने के लिए तैयार है, हमने किसी को मना किया ही सर नहीं था। मैं तो पीपल्स पार्टी की पॉलिटिकल एक्यूमेन को 100 आउट ऑफ 100 देती हूँ। आई ऑलवेज डू, एंड ऐसे कि बला की ऑपोजिशन है, अगर ऑपोजिशन पार्टी ओरिजिनल आप ही हैं, मगर आप तो अभी हुकूमत में बैठे हुए ऐसी ऑपोजिशन कर रहे हैं जो ऑपोजिशन नहीं नहीं कर पा है रही। मेयर साहब, वी आर नॉट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। मैं चले इसलिए बता रहा इत्तेहादी हूँ। के तौर पर ऐसी ऑपोजिशन कर रहे हैं जो ऑपोजिशन नहीं कर पा रही। सो आज तो 100% मार्क्स आप लोगों के हैं, मगर ये फॉर्म 47 का भी अभी महसूस हुआ है, और इस एहसास के ऊपर कोई एक्शन हो सकता है अनकरीब? बिकॉज राणा साहब तो बड़े पुरसकून थे कि बयानिया होना डोना कुछ नहीं है। देखिए जी, वो राणा साहब की अपनी राय है, लेकिन प्रोडिक्शन कोई नहीं करता कि आगे क्या होना है। लेकिन मैं एक वाज़ेह बता दूं कि जो तर्ज सियासत है ना, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। आप सो मतलब आपने ही डजंट केयर आप सर, दे डोंट केयर। इस कॉन्फिडेंस के पीछे भी तो कोई चीज होगी। वो पीपुल्स पार्टी को मिस जज कर रहे हैं, मैं सर, मेरे ख्याल से वो अंडर एस्टिमेट भी कर रहे हैं पीपुल्स पार्टी को, पीएमएलएन वाले, और मिस जज भी कर रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि जी बस पीपुल्स पार्टी आप जाति करते रहो, चुप करके बैठेगी। पीपुल्स पार्टी जाति पे चुप नहीं करेगी। और मैं बिल्कुल बात से बता दूं कि अगर उनको कोई उनको कोई खुशफहमी है, वो अपनी दूर कर लें। पीपुल्स पार्टी अगर आपने, क्योंकि आप कश्मीर के अवाम के मैंडेट को चोरी कर रहे हैं। आप वहां पे, आपके वज़रा 15 दिन से वहां बैठे हैं, वो क्या कर रहे हैं वहां बैठ के? मैंने कहा आज भी अपने मैंने इसमें बयान में कहा कि जी मीरपुर में इलेक्शन हो रहे थे, प्राइम मिनिस्टर पीपुल्स पार्टी का प्राइम मिनिस्टर वहां गया तक नहीं। उसने वहां पे किसी भी एक्टिविटी में नहीं उसने शामिल हुआ। अगर वो आके सिर्फ आके डिविजनल हेडक्वार्टर में आके बैठ जाते, तो एडमिनिस्ट्रेशन का रवैया अलग होता। मैंने खुद
वहां देखेंगे। बिल्कुल। और सर मैं इसी बात के ऊपर अगर ये बातें आपकी सारी आपके पास एविडेंस मौजूद हैं तो मैं पड़ोस में ही आपको मिसाल देती हूँ। 1971 का इलेक्शन इंदिरा गांधी ने जीत मारा, उसके बाद उन्हीं के मुखालिफिन उनको अदालतों में ले गए। 1975 में वो इलेक्शन नल एंड वॉइड हो गया, 6 साल की पाबंदी लग गई, गो के इट वाजंट इनैक्टेड, मगर बाद में उन्हें इमरजेंसी लगानी पड़ गई। डार्केस्ट पीरियड ऑफ इंडियाज हिस्ट्री। कहने का मकसद ये तगड़ी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया थी और तगड़े इल्जाम और एविडेंस थे, और फिर पानी का पानी दूध का दूध हो गया। तो आप लोग करेंगे ये, या आपको फिर यकीन नहीं है कि कुछ भी होना है, इधर मिलावट ही रहनी है दूध और पानी की? देखिए जी, इलेक्शन कमीशन जो कश्मीर में इस वक्त ऑपरेट कर रहा है, अनफॉर्चुनेटली वो आंखें और कान मुंह बंद करके बैठा हुआ है। जिस तरीके से वायलेशन हुई है, मतलब लास्ट टाइम आपने भी काफी अरसे से जर्नलिस्ट हैं, जब मैं जानता हूँ आपको, मेरे ख्याल से 18-19 साल आपको भी हो गए होंगे इस जर्नलिज्म के फील्ड में। हमने आपको देखा है जब भी इलेक्शन में कोई MNMP भी जाता था, या कोई भी गवर्नमेंट का ऑफिस, पब्लिक ऑफिस होल्डर जाता था, तो वहां पे बाकायदा इलेक्शन कमीशन नोटिस लेते थे। यहाँ पे नोटिस नहीं लिया गया। उनकी प्राइम मिनिस्टर, उनकी चीफ मिनिस्टर साहबा जो है वो आके कैंपेन चला रही हैं, ऐलानात कर रही हैं, और वहां पे बसेस पहुंच रही हैं, और फिर अच्छा, आपने चीफ मिनिस्टर साहबा की बात की, एंड मैंने इसलिए कहा कि आपको, यानी कि फिर आपकी बातों से लग रहा है आप इलेक्शन कमीशन से भी कोई उम्मीद नहीं रखते कि इसको नल एंड वॉइड करेंगे। तो फिर सर हुकूमत तो नून लीग की बनती जा रही है, अगर यही ट्रेंड देखा हमने पहले मरहले के अंदर, दूसरे 2 मरहलों में भी। मगर मुझे एक बात बताइएगा, चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने बड़ी आज सख्त बातें की हैं, मगर बेबुनियाद नहीं थी सर। उन्होंने कहा 17 कौन सी साल बात बेबुनियाद नहीं थी? कौन सी बात बेबुनियाद नहीं थी, पूछना बताएं। चाह रही हूँ, इसीलिए आपको दावत दी है। 17 साल मुसलसल गवर्नमेंट किया आपने, मुसलसल हुकूमत की है। वो कहती हैं बावजूद इसके कोई एक मंसूबा, कोई एक सेहत का प्रोजेक्ट, कोई ट्रांसपोर्ट का, कुछ एक नहीं बता सके आप उधर की आवाम को कि वो आपको वोट डाल देते हैं। मेहर साहबा, ये तो आप तो आज उनकी मरीम नवाज साहबा की बात ना उनके अल्फाज यूज करें। कितने मंसूबे बताऊं आपको? मुझे ये बताएं, आप अभी गूगल कर लें, दुनिया की चंद बेस्ट हॉस्पिटल्स में जो है वो NICVD का शुमार होता है। NICVD वो हॉस्पिटल जिसमें पंजाब से हजारों नहीं लाखों की तादाद में पेशेंट्स आते हैं। मैं डेटा में शेयर भी कर चुका हूँ, मैं असेंबली के फ्लोर पे शेयर कर चुका हूँ। आपको मैं दोबारा पेशेंटों के नाम से समेत मैं आपको पूरी USB भेज दूंगा, कितने पेशेंट हैं। इसी तरीके से आपकी SIUT, इसी तरीके से आपकी चिल्ड्रन हॉस्पिटल, इसी तरीके से आपके पास जो गंबट में हमारी है हॉस्पिटल, जिसमें आपका लिवर का ट्रांसप्लांट, लंग्स का ट्रांसप्लांट, कौन से हॉस्पिटल फिर में वो कहीं क्यों और कह होता रही है? हैं कि मैं जहां जाती हूं मुझे मैं लोग उस पे कहते हैं आ कि रहा हूँ, पंजाब की उस पे आ रहा हूँ, सहूलियात उस पे आ रहा चाहिए। वो कहती हैं चाहे बिजनेसमैन देखिए, आए या एंटरटेनमेंट के लोग आए, वो हर कोई कहता है लाहौर, कराची को लाहौर बना दो। क्यों कह रही हैं वो ये? कराची के चैलेंजेस अलग। अगर अगर इतना अच्छा लाहौर है, इतनी अच्छी चीजें हैं, तो फिर पंजाब के लोग कारोबार करने के लिए, रोजगार के लिए कराची क्यों आते हैं? हालांकि आ सकते हैं, मैं ऐसे ऐसे वो तो उनके उन रेसिज्म में नहीं बोल रहा, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, उनको छोड़ देना आप। अब मरीम नवाज साहब को एक सेकंड में साइड में कर दे, मैं आपसे 2-4 सवाल पूछना चाहता हूँ। मुझसे क्या क्यों आपको पता पूछ है रहे हैं कि सर? मेरे पास नहीं तो नहीं नहीं, गूगल है, आप आपके उनको गूगल आपके भेज दे सर। नहीं मेरा नहीं, तो मैं वही काम है बोल ना रहा आपसे सवाल करना। फिर वो एक हूँ। सेकंड, नहीं वो नहीं, आपको ठीक है, नसीहत जो दे रही है कि मैं थोड़ा सा और फोकस उनकी करो, थोड़ी उनकी सी और नसीहत अपने मेहनत पास कर रखते लो। हैं। अच्छा, मैं 2-3 बातें करूंगा, फिर आप उनकी नसीहत उनके पास रखते हैं। मैं कह रहा हूँ कि पूरे पाकिस्तान से लोग इलाज के लिए भी वहां आ रहे हैं। इतना बुरा शहर है कराची, पूरे पाकिस्तान से लोग रोजगार के लिए भी कराची में आ रहे हैं। जहाँ कोई सहूलत नहीं है फिर भी लोग आ रहे हैं। लोग कितने पागल हैं, देखें कि जहाँ लाहौर में इतनी सहूलियात हैं, इस्लामाबाद में सहूलियात हैं, पेशावर में सहूलियात हैं, बलूचिस्तान में नहीं, वहाँ कहीं नहीं जाते। बोले नहीं, हमें कराची में ही जाना है। कराची का शायद पानी अच्छा है या कराची के लोग सर अच्छे हैं, पानी है ही नहीं, क्योंकि पैसे दे के मिलना पड़ता है, टैंकर आता है, कौन सा पानी आता है कराची का? तो वो भी फेडरल गवर्नमेंट के K4 मंसूबे पे जो पैसे रोके हुए हैं, उसी वजह से हम लोग भी सफर कर रहे हैं। फिर भी आपको बताऊं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, पूरे पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, पूरे पाकिस्तान की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होती है कराची से। अनफॉर्चुनेटली एक भी मोटरवे बनाती है फेडरल गवर्नमेंट, वो उसने नहीं बनाया। जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के रोड है वो मैं आपको सारे दिखा सकता हूँ, और सारे आपको, आप यू आर मोर देन वेलकम, बी आर गेस्ट। आप अपनी पूरी टीम दुनिया की चैनल की लेके आए, मैं आपको एक एक सड़क दिखाता हूँ। हाँ, जहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट की सड़कें वो हमारे गले का अजाब बनी हुई, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ वो चंद ही मखसूस इलाके को पे खर्चा करती है, और सिंध सूबे में उन्होंने कोई बड़े मोटरवे नहीं बनाए। अब आ जाए कोयला, थर का कोयला, थर से बिजली। इस वक्त भी हजारों मेगावाट बिजली जो है वो आपके थर पार करके कोयले से आ रही है, और वो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सिंध ठीक हुकूमत है। ने बनाया है। और प्लीज, और आज भी आपके पूरे पाकिस्तान की स्टडीज कहती हैं कि सस्ते में सस्ती बिजली जो बन रही है वो आपके थर के कोयले से बन रही है। तो वो जो, और वो पूरे नेशनल ग्रिड में जा रही है, वो सिंध सूबे के लिए नहीं बनाई जा रही। फिर मैं आता हूँ दुनिया की तारीख का, यानी सैलाब पहले भी है, इधर भी है, दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा, गूगल कर लेना, सबसे बड़ा फ्लड एक्सपर्टीज के लिए जो प्रोजेक्ट था, 21 लाख घर, 21 लाख फैमिलीज, वो पाकिस्तान पीपुल्स सर पार्टी आज ये ना मैं पूरा क्लिप बना के काट के मरियम साहिबा को भेजूंगी, क्योंकि गूगल तो शायद उन्हें करना उनको। नहीं है, मगर नहीं चले मैं नहीं, आप ये बताओ। भेज दूंगी अच्छा, आपके मैं लिए। आपको बता दूं कि 21 लाख खानदानों को
जो है वो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने घर बना के दिया, और वर्ल्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये मुझे बता अल्हम्दुलिल्लाह सर, एंड आई एम नॉट कमिंग ऑन द गवर्नेंस टुडे बिकॉज नहीं आपके नहीं नहीं मुखालिफिन ने मैं ये हाईलाइट किया सर, बिकॉज एक और चीज एक और ऐड कर आज दें, उन्होंने करें फिर सर। बोला कि खुसूसी बच्चे डीपीडी हमारा डिपार्टमेंट है, खुसूसी बच्चों के लिए हमारे पास ऑलमोस्ट हर डिस्ट्रिक्ट में हॉस्पिटल है। ठीक। और फेडरल गवर्नमेंट का मैं आपको बताऊं, फेडरल गवर्नमेंट जो जहाँ पे जो इनके अंकल की गवर्नमेंट है, उन्होंने सिंध हुकूमत को लिखा है कि जी आप आए और हमारे साथ एमओयू साइन करें। हमने एमओयू साइन कर लिया कि हमें भी बना के दें यहाँ पे। ये तो हम भी कर रहे हैं। तो अब मसला ये है कि जो उनको वो नजर नहीं आ रहा। और फिर जब उन्होंने बसेस की बात की, पाकिस्तान की पहली ईवी बसेस जो है ना, आपका ये छोटा भाई नाचीज ये लेके आया है। और हमने सिंध हुकूमत पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी पाकिस्तान की पहली ईवी बसेस हमने शुरू की हैं। इन्होंने हमें देखकर बाद में की है। ठीक है तो सर, ये सिंध हुकूमत तकरीबन 6,500 अरब रिसीव करती है फेडरल गवर्नमेंट से एनएफसी अवार्ड के तहत इन द लास्ट 10 इयर्स गिव और टेक, एंड वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जांपल्स के फॉर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट है। लेकिन सर आपको एक बात करूं, देखें बात सुने मेहर साहबा, अवाम जो है ना वो बाशऊर है। मैंने अच्छा काम किया है या नहीं किया है, मरीम नवाज साहिबा ने अच्छा काम किया है नहीं किया, ये फैसला किसने करना है? ये अवाम ने फैसला करना है। चले, मैं तो यही कह अरे रही थी नहीं ना नहीं सर, प्लीज 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 सर मुझे सवाल ही नहीं करने दे रहे। नहीं नहीं मैं सवाल आपको पूछूंगा, प्रॉमिस। ये बताएं कि जी आप इस पे एग्री करते हैं कि फैसला अवाम ने करना है, या किसी चैनल ने करना है, या किसी एंकर ने करना है, या किसी और ने करना सर है? मैं फैसला तो किसने आज करना मैं है? एक बात बताऊं, प्लीज मेरा प्लीज मैं प्लीज बता रही हूँ, प्लीज जवाब दे रही हूँ, जवाब ही नहीं देने दे रहे फिर आप। जी बोलें। सर मेरा तो सर घूम गया आज, मैं आपको खुदा की कसम बताऊं ऑनेस्टली। वो एक जमात कहती है 300 अरब की करप्शन करके आप लोग बाहर पैसे ले गए, जब सबूत का पूछो तो कहते हैं भाई हम आवाम से बात कर रहे हैं, बीच में ना हो। आप लोगों से पूछें कि सर वो आप लोग इनके मैंडेट क्यों चोरी शुदा कह रहे हैं, इनकी बिल्कुल क्रेडिबिलिटी को आपने तार तार कर दी है, तो क्या करना है आगे से वो आप कहते हैं बाद में सोचेंगे। तो और ये भी अवामी जलसे से बात कर रही, इट इज जस्ट माइंड बॉगलिंग सर। नहीं मेहर साहब, आपने मेरा सवाल पूरा जवाब ही नहीं दिया, आपने फिर अपने सवाल शुरू कर दिया। मैंने बहुत अर्से के बाद आपके साथ प्रोग्राम किया, मैंने समझा कि अच्छा करें, मुझसे सवाल कर लें सर। जी थोड़ी डिफरेंट। मैंने कहा कि जी अगर हमने सिंध गवर्नमेंट ने पीपुल्स पार्टी ने काम किया है या नहीं किया है, या मरीम नवाज साहिबा ने काम किया है नहीं किया, फैसला किसने? अवाम ने करना है, किसी और ने करना है? अवाम ने करना। यस, यहाँ पे लॉक कर दें 2024 का इलेक्शन, मरीम नवाज साहिबा भी आ जाए और हल्फिया कह दें, मैं भी आके हल्फिया कह देता हूँ कि जी सिंध की अवाम ने पीपुल्स पार्टी को पहले से ज्यादा सीटें दी हैं, पंजाब की अवाम ने पीएमएलएन को 0 सीटें दी हैं। उनकी ऑलमोस्ट जो उनकी सीटें जो हैं वो उनकी नहीं थी, आपको भी पता है। और अगर आप नहीं मानती तो आपकी मर्जी है, लेकिन वो नहीं थी। उन्होंने एक फॉर्म 47 की पैदावार, एक झूठा एक मैंडेट, एक कब्जे का मैंडेट पे आके, मतलब एक होती है ना इंसान को मतलब मैं अगर समझे आपके स्टूडियो में बैठा होता, आपके हाथ में सामने, मुझे नहीं पता क्या पेन पड़ी कोई चीज, मैं उठा के अपने हाथ में रखूं, मैं बोलूं ये मेरी है, तो आप बोलोगे नहीं यार तुम्हें शर्म नहीं आती ये चीज मेरी उठा के बोलो तो मेरी है? तो मैं कहता हूं उनको शर्म नहीं आती किसी सर, और मगर मैं आपको ये कहूं कि चलो तुमने मेरी चीज ले ली, मगर इसको तोड़ के आधा कर लेते हैं, तो वो सही होगा? मुझे हक की बात करनी चाहिए ना कि चीज मेरी है। मुझे तो यही नहीं समझ आ रही, आप कह रहे हैं चोर हैं, मगर हम चोरों के साथ बैठेंगे। किसी और के मैंडेट को वो चोरी करके इक्तदार पे बैठे हुए हैं, और आप उनके साथ उनका हौसला बढ़ा रहे हैं, वरना आपके बगैर वो नहीं बैठ सकते, इलेक्शन में जाना पड़ेगा। हमारे पास एक ही चॉइस थी कि फिर हम कहते कि ना हम पीटीआई को सपोर्ट करेंगे ना पीएमएलएन को सपोर्ट करेंगे, और पार्लियामेंट भले तहलील हो जाए फिर सर चले जाते ना इलेक्शन में फिर से। इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शन, यू हैड टू गो बैक इनटू इलेक्शंस। मेहर साहब कौन गारंटी देता कि इलेक्शन होंगे? जो पहले का एक्सपीरियंस था 9 महीने का, उसमें कोई गारंटी नहीं ले पा रहा। सर वो आप लोगों की वजह से इलेक्शन नहीं हुए ना। अभी कितनी दफा हम बैक एंड फोर्थ करेंगे, पीडीएम ने नहीं करवाने दिए, इन लोगों ने नहीं करवाने दिए, आप लोग अदालतों में गए कि अभी नहीं हो सकता, इलेक्शन कमीशन ने बहाने बनाए कि नहीं हो सकता। देख लें तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वाहिद लीडर थे जो कह रहे थे इलेक्शन हो। पीपल्स पार्टी वाहिद थी जो कह रही थी इलेक्शन हो। आप प्लीज अपने क्लिप्स दिखा लें। मैं निकालूंगी सर, बल्कि अभी इसकी डिटेल्स निकालते हैं कि पीपल्स पार्टी बिल्कुल एक लाउडली और क्लियर पीपल्स पार्टी मैसेज था कि हम इलेक्शन चाहते हैं, हर हाल में इलेक्शन चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ शर्जील नाम मेमन मौजूद थे और तुर्की ब तुर्की जवाब दे रहे थे मरीम नवाज शरीफ साहिबा का अपनी सिंध की कारकर्दगी के हवाले से। लेकिन अजीब मंतक है, यहाँ इत्तेहादी से लड़ रहा है और उसको उसके मैंडेट और क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल उठा रहा है, लेकिन पड़ोस में इन नेबर्स ऑपोजिशन जो है वो धावा बोली हुई है मोदी सरकार के ऊपर। नाजरीन आपको बताते चलें कि मोदी सरकार के खिलाफ इम्तिहानात में मुबैना बेज़ाब्तगियों और पेपर लीक के इल्जामात से शुरू होने वाली जो कॉकरोच जनता पार्टी है उसकी तहरीक एक नए मरहले में दाखिल हो गई है। वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के मुस्ताफी होने के बाद अब नरेंद्र मोदी ने जिस शख्सियत को वजीर तालीम तैनात किया है उसकी शख्सियत पर संजीदा सवालात और एतराज़ात मौजूद हैं। कॉकरोच जनता पार्टी का यह कहना है कि एक ऐसे शख्स को
मोदी जी कैसे वजीर तालीम लगा सकते हैं कि जो बिल्किस बानो का रेप करने वाले 11 अफराद की रिहाई के लिए बढ़ चढ़ कर कैंपेन कर रहा था। आपको बताती चलूं कि 2002 में जिस वक्त नरेंद्र मोदी गुजरात के वजीर आला थे और मुसलमानों का कत्लेआम करवाने में पेश थे, उस वक्त बिल्किस बानो से इज्तिमाई ज्यादती की गई थी। हालांकि वो 5 माह की हामला थी और उसके खानदान के तकरीबन तमाम अफराद को इंतहाई बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था। 3 मार्च 2002 को बिल्किस बानो के खानदान के 15 अफराद मौत के घाट उतार दिए गए थे और सिर्फ बिल्किस खुद, एक मर्द और 3 साल बच्चा जिंदा बचे थे। 2004 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस वाक़े का नोटिस लिया और तहकीकात के बाद 11 मुल्जिमान पर हामला खातून की इस्मत दरी, कत्ल और गैर कानूनी तौर पर जमा होने की साजिश के इल्जामात साबित होने पर ताज़ीरात हिंद के तहत उम्र कैद की सजा सुना दी गई थी। मगर फिर 2022 में नरेंद्र मोदी की आशीर्वाद से गुजरात हुकूमत ने तमाम मुजरिमान को बरी करने का हुक्म दे दिया था और जैसे ही मीडिया पर यह खबर नशर हुई थी, गुजरात समेत भारत में मुजाहिरे शुरू हो गए थे और भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को कलअदम करार देते हुए तमाम मुजरिमान को दोबारा जेल वापस भेजने का हुक्म दे दिया था। आज भारतीय लोकसभा से खिताब करते हुए ऑपोजिशन लीडर प्रियंका गांधी ने इसी प्रहलाद जोशी की बतौर वजीर तालीम अपॉइंटमेंट पर शदीद तंकीद की है और कहा है कि एक ऐसा शख्स कि जो एक प्रेग्नेंट खातून का रेप करने वाले मुजरिमान की रिहाई पर खुशी का इजहार करता हो, उनके हक में कैंपेनिंग करता हो, उसे नरेंद्र मोदी वजीर तालीम कैसे तैनात कर सकते हैं। आज के लिए इजाजत दीजिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।